आज जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है दैट इज परसेंटेज चेंज का। ये ऑफिशियली पहला टॉपिक है जिसको आप टॉपिक कहेंगे कि मतलब जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। पहले तो जरा बेसिक्स थी ना कि परसेंटेज को हम समझ लें एक दफा कि परसेंटेज है क्या, इस्तेमाल कहाँ पे होती है। जब हम बच्चों परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो चेंज बोलते हैं किसी चीज के अंदर तब्दीली। चेंज किसको बोलते हैं? तब्दीली को बोलते हैं, किसी चीज का तब्दील होना। मतलब एक सेट वैल्यू थी पहले, अब वो चेंज हो गए, इससे हो सकता है ज्यादा हो गई हो और ये भी हो सकता है कि वो इससे क्या हो गई हो, कम हो गई। तो ये जो सा लेवल था ये हमारा वो लेवल था जिसके हिसाब से हम कहते हैं कि अब वैल्यू इंक्रीज हो गई या अब वैल्यू डिक्रीज हो गई। इनिशियली वो यहाँ पे पड़ी हुई थी, जो ओरिजिनल चीज थी वो यहाँ पे थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो अब यहाँ पे आ गई है। मतलब उसके उस मार्क्स में, उसके उस डॉलर्स में, उसकी उस वैल्यू में इंक्रीज आ गया है। और अगर वो उसी के हिसाब से आने वाले वक्त में अगर नीचे चली जाए तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर इंक्रीज नहीं आया, वो चीज क्या हो गई है बॉयज? डिक्रीज हो गई है। वो क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। बॉयज को समझ आ रही है ये बात कि नहीं? सो हम जब परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो इसमें बच्चों हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। या तो ये चेंज अच्छा चेंज हो सकता है, दैट इज इन द केस ऑफ इंक्रीज, या तो ये दूसरा कौन सा केस हो सकता है, ये डिक्रीज का केस हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? या तो वैल्यू इंक्रीज करेगी या तो वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। या तो वो परसेंटेज इंक्रीज होगा या तो वो परसेंटेज डिक्रीज होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? इसके अलावा जब हम एक चीज को कंसीडर कर रहे होते हैं, जैसे आप नॉर्मली मेरे इस हाथ को देखेंगे, मैं कहता हूं कि जी यार अगर वो वैल्यू यहाँ पे थी कहता हूं ना कि थी वैल्यू, द वैल्यू ओल्डर वैल्यू वाज समवेयर ओवर हियर, द करंट और द न्यूअर वैल्यू इफ माय हैंड इज राइजिंग अप मींस के वो पुरानी वैल्यू से अब ये वाला हाथ ऊपर चला गया। तो ये शो क्या कर रहा है? इंक्रीज को शो कर रहा है। लाइक मेरा फिजिकल जेस्चर ये शो कर रहा है कि वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। इसी तरह से जब मैं हाथ नीचे लाता हूं तो ये मेरा जेस्चर क्या शो करता है? डिक्रीज शो करता है। लेकिन जब मैं हाथ यहां पे रखता हूं तो ये कौन सी वैल्यू होती है? ये कौन सी वैल्यू होती है? स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ये वो वैल्यू होती है जिसके हिसाब से आप खुद को देख रहे हैं। ये वो स्टैंडर्ड जगह है जिसके हिसाब से आपने कंपैरिजन करना था कि ये मेरी वैल्यू इससे बढ़ गई या इससे कम हो गई। जिसको आप स्टैंडर्ड समझते हो वो हमेशा 100% मानी जाती है। हमेशा का लफ्ज आपने सुना कि नहीं? जिसको आप स्टैंडर्ड बोलेंगे वो हमेशा 100% तस्वर की जाती है। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? और जब भी चेंज का नाम लिया जाएगा, चेंज हमेशा किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए होता है। अगर आप मुझसे पूछे ना कि आप पहले के मुताबिक अब क्या हुए हैं, चेंज मेरा अगर पॉजिटिव है तो मैं पहले वाले को अपना स्टैंडर्ड मान लूंगा। मैं उसके हिसाब से बहुत नीचे चला गया हूं या उसके हिसाब से बहुत ऊपर चला गया हूं तो वो मेरा जो पुराना है ना वो हमेशा मेरे लिए एक स्टैंडर्ड का रोल अदा कर रहा होगा। मैं उसके हिसाब से खुद को देखूंगा कि इज इट अ पॉजिटिव चेंज और इज इट अ नेगेटिव चेंज एज कंपेयर टू द पास्ट। इसी तरह से जब भी आपने कभी पैसे कंपेयर करने होते हैं, कभी आपने वैल्यूज कंपेयर करनी होती हैं, तो आप देखते हैं कि पहले क्या थी इसकी वैल्यू, उसके हिसाब से मैं किधर हूं। क्या मैं उससे बढ़ चुका हूं? मतलब मेरी वैल्यू ऑफ द कार, ऑफ द मोबाइल फोन, ऑफ एनीथिंग, क्या उसकी वैल्यू अब बढ़ चुकी है या अब उसकी वैल्यू कम हो चुकी है? तो जो पुरानी वैल्यू थी उसको हमेशा 100% तस्वुर किया जाता है, उसको हमेशा स्टैंडर्ड माना जाता है। तो इसमें यूं कहा वो अपने अल्फाज में ये नहीं बताता कि ये स्टैंडर्ड है या ये कैसा है, वो सिर्फ ये बोल देता है कि ये पुरानी वैल्यू थी और ये फलानी वाली नई वैल्यू है। तो जो पुरानी वैल्यू है ना तो इंग्लिश में उसको ओल्ड वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज में एक थंब रूल याद रखें, ओल्ड वैल्यू हो या स्टैंडर्ड वैल्यू हो, इन दोनों को हमेशा क्या मानेंगे आप? हमेशा, ये रूल है इसका, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, ओल्ड वैल्यू हो या स्टैंडर्ड वैल्यू हो, these both words are always considered as 100%। अक्सर का ओरिजिनल भी कह सकता है। तो ओल्ड वैल्यू हो, स्टैंडर्ड वैल्यू हो, ओरिजिनल वैल्यू हो
या एक्चुअल वैल्यू हो, इस तरह के जितने भी सिनोनिम वाले अल्फाज हैं उन सबको 100% के तौर पर तस्वर किया जा सकता है। ठीक है, इन सबको 100% के तौर पर तस्वर किया जा सकता है। ओल्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ये सब किसके बराबर होते हैं? दे ऑल आर इक्वल टू 100%। ठीक है, बात करें। और इसके हिसाब से जो न्यू वैल्यू होगी इट विल बी ईदर ग्रेटर और इट विल बी ईदर स्मॉलर। ठीक है, तो जब हम इंक्रीज की बात करेंगे तो जो न्यू वैल्यू होगी, न्यू वैल्यू बोल लें या न्यू प्राइस बोल लें, अगर आप प्राइस की बात करते हैं, इट विल बी ऑलवेज कितना? ओल्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ इंक्रीज आएगा इसका। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो इंक्रीज्ड इन परसेंटेज वाला केस है इसमें न्यू वैल्यू हमेशा क्या होगी? पहले वाले से थोड़ी सी ज्यादा। तो पहले वाली आपकी है 100%, इसमें कुछ एडिशनल आ जाएगा। इसमें जो एडिशनल आएगा, जैसे मैं अपना हाथ एज ए जेस्चर में आपको दिखाता हूं। अब ये वाला हाथ यहाँ पर है तो लेट्स से इट्स द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अब हाथ जब ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर इज न्यू वैल्यू। ये न्यू वैल्यू निकालेंगे कैसे? ओल्ड वैल्यू में इसका जो सही है जो मार्जिन था इसको ऐड करके। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये जो x% है ये है आपका चेंज, ये है आपका चेंज। तो इंक्रीज इन परसेंटेज में ओरिजिनल वाली वैल्यू के अंदर वो चेंज हमेशा ऐड हो जाता है। और अगर ये डिक्रीज होता तो न्यू वैल्यू कैसी आनी थी इसकी जी? 100 में से जितना भी चेंज था माइनस एक्स करके, माइनस एक्स करके, और एक्स ये वही चेंज है जो उसका डिक्रीज आ रहा था। तो यूं कह सकते हैं कि नहीं, जो इंक्रीज इन परसेंटेज है न्यू वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओल्ड वैल्यू। ये कहा जा सकता है कि नहीं इंक्रीज के लिए? कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। और यहां पे हम क्या कहेंगे? न्यू वैल्यू इज लेस देन ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू इज लेस देन ओल्ड वैल्यू। यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक तो न्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन ओल्ड वैल्यू, दूसरा है न्यू वैल्यू इज लेस देन। तो यहां पे न्यू वैल्यू या न्यू प्राइस इज मोर देन ओल्ड प्राइस। और यहां पे क्या होता है? न्यू प्राइस is less than old price। ठीक है बच्चों, इधर रखे भी चेंज ना करना। अगर सिर्फ इंक्रीज निकालना है, इंक्रीज कैसे निकलेगा? इंक्रीज कैसे निकलेगा? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, बिकॉज न्यू प्राइस इज ऑलवेज बिगर, ओल्ड प्राइस इज ऑलवेज स्मॉलर। यानी कि मैं अगर अपने हाथों से इशारा करूं, इफ दिस वाज द ओरिजिनल प्राइस, दिस लेवल इज द ओरिजिनल प्राइस एंड हियर इट इज द इंक्रीज्ड प्राइस, यहां तक उसकी इंक्रीज प्राइस। तो चेंज कितना आया? ये वाला कितना है? ये इसका चेंज है। तो न्यू में से ओल्ड वाली वैल्यू माइनस कर दो, चेंज आ जाएगा। डायग्रामेटिकली दिखाऊं, डायग्रामेटिकली दिखाऊं, लेट्स से एक लेवल था, यहां पे है उसकी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू को हमेशा क्या माना जाता है? 100% माना जाता है। ठीक है ये बात कि नहीं? अगर यहां से वैल्यू ऊपर चली जाए, यहां तक आ जाए, अब ये वाली क्या हो गई उसकी
न्यू वैल्यू, ये डेफिनेटली क्या होगी, इट विल बी ग्रेटर देन ओरिजिनल वैल्यू, यस और नो। तो डायग्रामेटिकली समझ आ रहा है, ये हमेशा 100% से क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसमें ये जो सी जगह है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है उसका, ये वेस, ये क्या शो कर रहा है, इंक्रीज शो कर रहा है। और इंक्रीज फॉर्मूले के अंदाज में क्या होगा, न्यू वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू, यानी न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं आप। न्यू के साथ वो जो इसका ऑपोजिट है वो ओल्ड का वर्ड ज्यादा मैच करता है कि नहीं, ओल्ड का वर्ड ज्यादा मैच करता है। तो आप इंक्रीज कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस माइनस, बच्चों यस और नो, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, ऐसे ही निकालेंगे ना। और इसी तरह से अगर मैं दूसरा पेन इस्तेमाल करूं सो दैट आप लोगों को समझ आ जाए, अगर ओरिजिनल वैल्यू यहां पे थी और न्यू प्राइस ऊपर चली गई तो ये इंक्रीज का केस आएगा। और अगर इसी तरह से न्यू प्राइस यहां पे कहीं पे आ जाती है, कहां जाती है, इधर किधर आ जाती है, इफ न्यू प्राइस इज समवेयर ओवर हियर, इस जगह में आ जाए, जरा देखें प्लीज, न्यू प्राइस यहां पे आ जाए तो ये वाली प्राइस हमेशा क्या होगी, लेस देन 100%। तो ये क्या आएगा, ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस का जो फर्क है ये क्या कहलाएगा बॉयज, क्या कहलाएगा बॉयज, डिक्रीज कहलाएगा। तो यहां पे मैं डिक्रीज का ये फॉर्मूला लिख सकता हूं कि नहीं, डिक्रीज इज इक्वल टू, बताएं डिफरेंस क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू, वेरी गुड। तो इट विल बिकम, बिकॉज ओल्ड बड़ा है और न्यू इसमें क्या हो जाएगा, छोटा, ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि नहीं, जो परसेंटेज चेंज का जो असूल है वो क्या है, 100% में प्लस माइनस x% होता है, हाँ या ना। जनरली हम ये कह सकते हैं कि नहीं, 100 प्लस माइनस x, प्लस x% कब होगा, जब इंक्रीज का केस आएगा, माइनस x% कब होगा, जब डिक्रीज का केस आएगा। मतलब 100 ओरिजिनल वैल्यू में से आप जब माइनस करेंगे तो वो डिक्रीज वाला जो भी अमाउंट आपने कम करनी थी, तो न्यू वैल्यू हमेशा कम हो जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं। सो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मान लिया कि ओरिजिनल वैल्यू हो, ओरिजिनल हो, ओल्ड हो या एक्चुअल वैल्यू जिसको उसने कहा हो, ठीक है, ये हमेशा किसके बराबर होगी, 100% के, ये हमेशा किसके बराबर होगी, 100% के। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं। और इसी के हिसाब से देखा जाएगा कि वो जो न्यू वैल्यू है वो बढ़ रही है या वो कम हो रही है। अगर वो बढ़ रही हुई तो भी निकाल लेंगे, अगर वो कम हो रही हुई तो वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। एक सवाल लिखें, जरा एक क्वेश्चन लिखें उधर। यहां तक किसी को मसला तो नहीं है, ये साइड मिटा दी जाए, ये साइड मिटा दो, अच्छा चले लिख लेंगे। तो जनरली हम ये कहें, अगर 10% का इंक्रीज आया है, लेट्स से 10% का इंक्रीज आया है, तो न्यू वैल्यू कितनी होगी, अब न्यू वैल्यू कितनी होगी, 100% प्लस 10%। अब न्यू वैल्यू 10% बढ़ी भी होगी, 10% ज्यादा हुई भी होगी, तो 100 प्लस 10% इज 110%। यस और नो, बातें नहीं करें प्लीज, कौन कर रहा है, ये करेंगे बातें, क्लास में खड़ा कर दूंगा आप तीनों को मैं। 110% इज द न्यू परसेंटेज। इसी तरह ये लफ्ज में अगर तब्दील कर दूं, मैं बोलूंगा जी 10% क्या आया, डिक्रीज आया, 10% क्या आया, लेट्स से डिक्रीज आया। तो अब न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 100% में से 10% माइनस, अब चूंकि वो डिक्रीज है तो वो कम कर देगा उसको, तो इसका आंसर आएगा न्यू वैल्यू ओरिजिनल के हिसाब से कहां पे पड़ी होगी, 90% पे होगी। ठीक है ये बात के नहीं।
अच्छा जी, बातें नहीं करें प्लीज। Question number 1. Original price of a mobile phone is. Question number 1. बच्चों बातें नहीं करें, बातें नहीं करें प्लीज। ओरिजिनल प्राइस, बातें नहीं कर रहे हैं, इधर ध्यान दो। ओरिजिनल प्राइस of a mobile phone is $32,000 rupees. 32,000 rupees. What is the new price? What is the new price if it is increased by 20%? What is the new price if it is increased by 20%? ये आपकी है। If it is increased by 20%, पहली बात कहता था ओरिजिनल प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन इज 32,000 रुपीज। तो जो चीजें गौरतलब हैं उनको मैं जरा अंडरलाइन कर रहा हूं। यह हमारा कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। क्यों 100% होगा ये? बिकॉज जुमला फॉलो करें, लफ्ज क्या लिखा हुआ है? ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 32,000 रुपीज। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको 100% इज इक्वल टू, बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? सबसे पहले यूनिटरी मेथड के लिए हम लोगों ने फर्स्ट लाइन लिख दी। ये कैसे पता चला? मैंने स्टैंडर्ड पहले आपको बता दिया है कि ओरिजिनल वैल्यू बच्चों हमेशा क्या होगी? 100%। ओरिजिनल हो या इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है। कौन सा वाला भला? ओल्ड प्राइस भी इस्तेमाल हो सकती है। ओल्ड हो, ओरिजिनल हो, स्टैंडर्ड हो, एक्चुअल हो, कोई भी ऐसा लफ्ज हो ना जो बता रहा हो कि ये उसकी असल वैल्यू थी। ठीक है। व्हाट इज द न्यू प्राइस? अब हमने क्या निकालना है? न्यू प्राइस निकालनी है। इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय, अब ये इट कौन है? ये इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये जोन सी है यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाए? अब इंक्रीज हो जाए। कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाए? 20% इंक्रीज कर दी जाए। मतलब पहले वो 100% थी बच्चों, अब वो क्या हो जाए? 20% बढ़ा दो तो जो न्यू प्राइस होगी उसकी परसेंटेज कितनी होगी? इस वाली असूल के मुताबिक 120 होगी। तो इसके दो तरीके हैं सवाल सॉल्व करने के, जरा समझिएगा। तो पहले जैसे हमने कहा ना कि ओरिजिनल प्राइस 100% है, व्हाट इज द न्यू प्राइस? न्यू प्राइस की अगर आप परसेंटेज निकालें तो क्वेश्चन से ही निकल आएगी। कहते हैं अगर इंक्रीज 20% है, जैसे यहां पे भी है, ये इधर देखें, ओरिजिनल वैल्यू की परसेंटेज 100 है, इंक्रीज है आपके पास 20%, तो न्यू वैल्यू की परसेंटेज ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। न्यू वैल्यू की ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी? 120% आ जाएगी। तो वजह रख रहे हैं कि नहीं? सो आप दोनों तरीकों से आप कर लें, मुझे मसला नहीं है। पहला तरीका तो ये कि आप डायरेक्टली 120% निकालें यहाँ पे, क्योंकि आपने क्या निकालना था? न्यू प्राइस। न्यू प्राइस की परसेंटेज कितनी है? 120% है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? ये 120 कहां से पता चल रहा है? यहां से पता चल रहा है, सेकेंड लाइन से। कहता है फाइंड द न्यू प्राइस। न्यू प्राइस निकालनी है हम लोगों ने। मैं न्यू प्राइस की जगह पे क्या कर देता हूं? ₹X कर देता हूं बच्चों, ₹X कर देता हूं। इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर वो ओरिजिनल प्राइस 20% इंक्रीज कर दी जाए। ओरिजिनल प्राइस 100% थी, जब 20% बढ़ा दिया तो अब उसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अब उसकी परसेंटेज 120% हो जाएगी। यानी कि 120% न्यू प्राइस की परसेंटेज है, तो इसके अगेंस्ट जो x आएगा वो डायरेक्टली क्या आएगा? डायरेक्टली क्या आएगा? न्यू प्राइस के पैसे आ जाएंगे। समझ आ रही बात कि नहीं? डायरेक्टली न्यू प्राइस आ जाएगी वो, क्योंकि आपने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिखा हुआ है? 120%। इसी का दूसरा मेथड क्या था कि आप फर्स्ट लाइन में इसी तरह से लिखें
यस 20% की आवाज आई है कहीं से? 32,000 आप पहले लिखें, ये कॉमन लाइन है बिकॉज दिस इज अ लाइन विच इज रिटन इन द क्वेश्चन, ये पहले ही सवाल में लिखा हुआ है। दूसरा आप क्या कर लें, आप यहां पे पहले क्या निकाल लो, 20% निकाल लो। ये जो 20% आपको यहाँ पे x की वैल्यू देगा बच्चों, ये न्यू प्राइस नहीं देगा। कोई बताएगा मुझे कि ये x क्या होगा? ये लफ्ज अगर कहें तो ये इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज इन द प्राइस होगा। तो अगर आप न्यू प्राइस निकालना चाहते हैं तो 32,000 के अंदर इंक्रीज ऐड होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन पहले वाला क्यों थोड़ा सा बेहतर मेथड है, बिकॉज इफ इट इज ऑफ 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन, बस डायरेक्टली सवाल निकलेगा यहां से। एक नंबर का भी सवाल है तो अब डायरेक्टली यहां से यूनिटरी मेथड आप इसका निकालें। दिस विल बी 32,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100। बच्चों समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद इसका आंसर प्लीज बताएं मुझे। 38400। लेकिन अगर आप यहां पे करेंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट नहीं आएगा, ये एक इंटरमीडिएट आंसर आएगा पहले, फिर फाइनल आंसर की तरफ आप जाएंगे। इस बात को जरा आपने अंडरस्टैंड करना है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्डिंग्स। मतलब अगर आप यहाँ पे 20% निकालते हैं तो 20% इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज ओनली, नॉट द न्यू प्राइस। लेकिन अगर वो आपसे सिर्फ ये पूछ लेना, सुने, अगर सिर्फ ये पूछे कि फाइंड द इंक्रीज, सो आपको 120% निकालने की फिर जरूरत नहीं है। लफ्ज समझ रहे हैं कि नहीं? अगर उसका लफ्ज क्या हो कि फाइंड द इंक्रीज ओनली, तो आप डायरेक्ट 20% निकाल लेना। बट राइट नाउ ही इज आस्किंग फॉर द न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस का मतलब है कि आपने 120% निकालना है। बट मैं कह रहा हूं आप ऐसे कर सकते हैं, यहां पे आपको सिर्फ एक एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा। दिस थिंग रिमेन्स सेम, 20 मल्टीप्लाई बाय 32,000 डिवाइडेड बाय, बच्चों बताएं क्या होगा? 100 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100। और इस 100 के मैं आपके सॉल्व करें तो जवाब कितना आएगा? ये 6400 आ जाएगा। मुझे बताएं क्या ये मेरा आंसर होगा? क्या ये मेरा आंसर होगा बच्चों? इसमें क्या चीज कम है? इसमें क्या चीज कम है बताएं? एक चीज कम है इसमें। क्या चीज कम है? अब ओरिजिनल के अंदर इसमें आप अपने ओरिजिनल वैल्यू इसके अंदर ऐड करनी है। ये सिर्फ आपने क्या निकाला? ये इंक्रीज निकाल दिया। अगर वो इंक्रीज पूछे तो यहां तक काफी है, लेकिन उसने इंक्रीज नहीं पूछा हुआ। आप सवाल पे देखें, उसने कहा है कि आपको वो न्यू प्राइस निकालनी है। तो न्यू प्राइस निकालने के लिए आपको, मैं यहां से मिटा दूं इसको, आपको इसके अंदर क्या चीज करनी पड़ेगी? एडिशनली ऐड करना पड़ेगा। क्या? ओरिजिनल वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, और फिर जो आंसर आएगा वो आपका एक्चुअल आंसर होगा, वही सेम आएगा। ऐसा ही है बच्चों या डिफरेंट आएगा? सेम आंसर आएगा। कोई मसला है यहां तक? एक और सवाल लिखें। यस बेटा, मां बताइए। यही किया हुआ है, ये वही किया हुआ बच्चे, डायरेक्ट 100% में 20% ऐड करके। मतलब यूं समझ ले कि न्यू प्राइस ही जो मैंने डायरेक्ट यहां पे बोल दी ना, यहां पे बोल दी मैंने कहा न्यू प्राइस, लिसन एवरीवन, इज 100% प्लस 20% इज इक्वल टू 120% ऑफ 32,000। वो भी कर सकते हैं 130, जो आप कह रहे हो ना इंग्लिश का सेंटेंस बना के, उस तरह से भी कर सकते हैं। 120% ऑफ ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। In 2005, the price of a car was $5,000. In 2005,
In 2005, the price of a car was $5,000. In 2007, the price rose to $6,500. Find the percentage increase. Find the percentage increase. अब जरा मेरी बात सुनिएगा, इसमें ना मैं कुछ अल्फाज अंडरलाइन करूंगा, आपने भी हैबिट बनानी है इसी तरह से अंडरलाइन करने। कहता है इन 2005, अब 2 सालों का जिक्र हो रहा है, एक 2005 और एक 2007। तो पुराने वाला कौन सा साल है? 2005। तो ओल्ड कौन होगा? 2005 या 2007? 5। तो जो 2005 की जो सी प्राइस होगी वो ओल्ड रेफर करेंगे हम उसको। द प्राइस इन 2005 द प्राइस ऑफ अ कार वाज $5,000। तो ये जो ओल्ड प्राइस है, ओल्ड प्राइस कितनी हो गई? $5,000। ठीक है बच्चों। इन 2007 द प्राइस रोज टू $6,500। तो जो 2007 है ये क्या हो जाएगी? न्यू हो जाएगी। 2005 के मुकाबले में 2007 क्या है? न्यू है। जो पुरानी है वो ओल्ड तस्वर की जाएगी, उसके बाद जो कुछ होगा वो क्या होगा? उसके रिलेटिवली न्यू होगा। तो न्यू प्राइस इसमें क्या आ गई? ये 2005 की बात है बच्चों, और ये है 2007 की बात है। ये आ गई आपके पास $6,500। यहां तक कोई मसला है? $6,500 आ गया। क्लियर हुआ ये? अच्छा, अब एक बात तो हमने आपस में एक बात पहले पढ़ ली है कि जो ओल्ड प्राइस होगी वो हमेशा कितनी मानी जाती है गर्ल्स एंड बॉयज? ये बात तो सबको पता है कि नहीं पता? एक स्टैंडर्ड आपके सवाल में पहले से गिवन होगा। अब ये देखिए 100% लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ओल्ड प्राइस हमेशा क्या होगी। हमने पहले मान लिया कि ओल्ड प्राइस इज ऑलवेज द स्टैंडर्ड प्राइस, जिसके हिसाब से किसी चीज को देखा जा रहा होता है कि वो बढ़ रही है या वो कम हो रही है, क्योंकि वो उसको हमने स्टैंडर्ड माना होता है। अब 2007 में अगर गाड़ी की कीमत कम हो चुकी होती तो हम कहते हैं कि वो डिक्रीज हो चुका है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब 2007 में उसके हिसाब से गाड़ी की प्राइस इंक्रीज हो गई है, 65 पे पहुंच गई है, तो हमें पता लग रहा है डायरेक्टली कि यार ये तो इंक्रीज का केस है। तो पुरानी वाली को आपने 100% बोलना है। तो अब बात आती है कि ये निकालना व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। उसने ये नहीं कहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ न्यू प्राइस, नो, उसने न्यू प्राइस की परसेंटेज नहीं कहा, उसने कहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज की परसेंटेज बताएं। तो उससे भी पहले आप क्या निकाल लें? क्या निकाल लें? इंक्रीज निकालें पहले। क्या निकालें? इंक्रीज निकालें कि परसेंटेज इंक्रीज वो हमसे मांग रहा है, तो हम ये एटलीस्ट निकाल लें कि इंक्रीज रुपयों में कितना है, यानी कि डॉलर्स में कितना इंक्रीज आ रहा है। तो इंक्रीज इन डॉलर्स कितना आ रहा है बच्चों? हमने पहले फॉर्मूला भी लिखा था, न्यू प्राइस में से ओल्ड प्राइस को हम माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? $1,500 आता है। ये $1,500 हमारे पास इंक्रीज आ गया। अब इसकी परसेंटेज आपने गर्ल्स एंड बॉयज निकालनी है, तो यहां से आप जरा फॉर्मूला लगाएं। $5,000 इज इक्वल टू X%, 100%, $1,500 is equals to X%, $1,500 is equals to X%। ठीक है, 1,500 क्या है? डायरेक्टली आपने डॉलर, मतलब डायरेक्टली आपने इंक्रीज को बीच में शामिल कर लिया। क्लियर हुआ ये कि नहीं? पहले आपने क्वेश्चन में से निकाला कि ओल्ड कौन था, पुराना कौन था, उस पुराने को आपने क्या कह दिया बॉयज? 100% कह दिया। हसन नजीर क्या कह दिया? हसन नजीर किधर है? क्या कह दिया?
100% कह दिया, ठीक है, और ये 1500 को हमने x कह दी। अब अगला प्रोसेस आपको आता है, आप करेंगे क्या, 100 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 5000 इक्वल्स टू x। ये दो जीरोस के साथ कट गए, ये वाला जीरो इसके साथ कट गया, 5 1 ज़र 5 3 ज़र, ठीक है। तो परसेंटेज में क्या आ गया। अब एक सवाल दूं, आप खुद करेंगे, एक क्वेश्चन लिखें। सॉरी बेटा, नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप, किसका प्रॉपर आंसर में क्या लिखेंगे। तो क्या मैं जितने आंसर्स लिखता हूँ इम्प्रॉपर लिखता हूँ। एक सेकंड, आपने अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा ठीक करना है, सवाल के पर्सपेक्टिव को ठीक करना है कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। अब देखिए मैंने क्या पूछा हुआ है सवाल में, देखें, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। इस लफ्ज को जरा उर्दू में ट्रांसलेट करो कि किसकी परसेंटेज बतानी है, सिर्फ इंक्रीज की बतानी है। तो वो जो आंसर आया वो सिर्फ किसका है, सिर्फ इंक्रीज का है। अगर तो ये सुन लें, सारे बच्चे सुने, अगर तो ये उसने लफ्ज ही चेंज कर दिया होता ना, लफ्ज कैसे चेंज किया होता, अगर वो ये लफ्ज में ही ये पूछ रहा होता कि जी मुझे इंक्रीज्ड प्राइस की परसेंटेज बताएं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज्ड प्राइस, तो वो उर्दू खुद उसकी ट्रांसलेशन के बाद आपको बता रही होती कि भाई वो 30% नहीं है, वो 130% है। फिलहाल तो ये क्या है, इट इज जस्ट फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। समझ आ रही है। इसीलिए मैंने पहले स्टेप में क्या कर दिया, नोट करो, मैंने पहले स्टेप में ही ये क्या कर दिया, डायरेक्टली मैंने क्या निकाला, इंक्रीज निकाला। डायरेक्टली मैंने क्या निकाला, इंक्रीज निकाला, ताकि मुझे आंसर में कोई प्लस माइनस ना करना पड़े। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं बच्चों के नहीं, सब बच्चे बताइए। मैंने डायरेक्टली यहां से पहले क्या किया, पहले 6500 में से, मतलब जो न्यू प्राइस थी उसमें से मैंने क्या चीज माइनस की, ओल्ड प्राइस को, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, वो आ जाए जो वो मुझसे मांग रहा है। वो कहता है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो मुझे पहले डॉलर्स में इंक्रीज आ गया, अब डॉलर्स वाले इंक्रीज को मैंने एक्स के साथ बस यूनिटरी मेथड में पुट किया और आंसर आ गया। अगर हम ये इंक्रीज ना फाइंड करते तो आपने कहा था कि आंसर में कुछ प्लस माइनस करना। हाँ, अगर इसका अदर वे राउंड क्या है, सुन ले बच्चों, अदर वे राउंड इसमें भी मेथड एग्जिस्ट करता है, वो भी यूनिटरी मेथड का ही है। क्या वो क्या होगा, आप डायरेक्टली सुन ले जरा प्लीज, अब उसमें थोड़ी सी तब्दीली क्या होगी, आप $5000 इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, 100% बोलेंगे, सुन ले जरा, और यहां पे आप क्या लिखेंगे, $6500 इज इक्वल टू कितने परसेंट, x%। मेरी बात समझे जरा सारे बच्चे, यहां से जो x आएगा वो कितना आएगा, 130% आएगा। ये जो 130% आ रहा है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द न्यू प्राइस। अलिशबा वसीम, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द न्यू प्राइस। ये 6500 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स, किसको, न्यू प्राइस को। ये तो पूछा ही नहीं था ना उसने कहा था इंक्रीज बताएं। तो आप खुद देख लें कि 130% कितना इंक्रीज्ड है, ये ऑलरेडी 30% इंक्रीज्ड है जो आप बात कर रही हैं। समझ आ रही बात की। तो अदर वे राउंड इसमें आप फिर एंड में क्या करेंगे, आप इसका इंक्रीज निकालने के लिए 130% माइनस 100% आप आखिर में क्या करेंगी, माइनस करेंगे। उधर क्या किया हमने, पहले स्टेप में माइनस किया और फिर फाइनली आंसर निकाल दिया। उसमें हमने पहले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड लगाया और एंड में हमने माइनस करके आंसर निकाला। वैसे बाय द वे आप मुझसे पूछे ना कि सर आपकी चॉइस क्या है, तो मैं हमेशा से पहले अपने क्वेश्चन का उस फॉर्मेट को बनाता हूं और एंड में डायरेक्ट आंसर निकालता हूं। मैं अपने आंसर को कभी भी तब्दील नहीं करता, मैं डायरेक्ट आंसर निकालता हूं। मतलब पहले जो भी चीज चाहिए होती है उसको उस फॉर्मेट में बना के फिर उसको पुट कर देता हूं अगले के अंदर, ठीक है। कभी भी गलती नहीं हुई मुझसे, इस समय भी नहीं होती, लेकिन एज अ होल मुझे अगर देखा जाए तो गुड प्रैक्टिस क्या है कि पहले आप चीज को तब्दील कर लो, ठीक है, उसके बाद इसको डायरेक्टली आप यूनिटरी मेथड में अप्लाई कर लो, ठीक है। उमाम बच्चे जरा मार्कर ला देना ब्लैक, स्टाफ में से किसी को बोले। इन 2003 क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। इन 2003 the price of a car being sold at
In 2003, the price of a car in 2003 the price of a car being sold at $6,000 in 2003, the price of a car $550. This was an increase of 10%. This was an increase of 10% as compared to the rent in 1998. As compared to the rent in 1998. Once again, I will read the question. In the year 1999, a house was rented for $550. A house was rented for $550. Full stop. This was an increase of 10% as compared to the rent in 1998. As compared to the rent in 1998. What is the rent paid in 1998? What is the rent paid in 1998? अल्फाज पे जरा गौर करना है। अब एक प्राइस है आपके पास, एक रेंट है 1999 का और एक रेंट है 1998 का। इनमें से पुराना कौन से वाला है? 1998 वाला है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। पुराना कौन है? ओल्डर 1998। और इसी को आपने क्या करना है गर्ल्स एंड बॉयज? फाइंड आउट करना। और ओल्डर वैल्यू हमेशा किस परसेंट की इक्वल होती है? आप बताओ किसके बराबर होती है? तो ये हमेशा क्या कर लेना यहाँ पर, दिस इज ऑलवेज इक्वल, थंब रूल है ये हमारा, बहुत आसान हो जाएगा। ओल्ड प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? 100%। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? अब 1998 में रेंट था उसका 550। कहता है दिस वाज एन इंक्रीज ऑफ 10% एज कंपेयर्ड टू द रेंट इन 1998। 1998 में अगर 100 था, पुराना था तो वो 100 था, तो दिस वाज यानी कि 1998 की बात कर रहा है कि ये जो सी प्राइस है ये 10% इंक्रीज्ड है। तो इसका मतलब है कि जो 1998 है इसको परसेंटेज क्या मिलनी चाहिए? 110। कितनी मिलनी चाहिए? 110 मिलनी चाहिए। लास्ट रो को नजर आ रहा है? अब्दुल्ला समझ आ रहा है? उसने अल्फाज में ये बात क्लियर कर दी है कि जो आपके पास, तवज्जो रखें प्लीज, उसने अल्फाज में ये बात क्लियर कर दी है कि ये जो सी प्राइस थी, इधर देखें, दिस प्राइस 1998 की जो ये वाली प्राइस है, दिस वाज एन इंक्रीज ऑफ 10% एज कंपेयर्ड टू द प्राइस इन 1998, मतलब द रेंट इन 1998। 1998 का रेंट का बताया नहीं है, लेकिन आपने और मैंने ये बात तय कर ली है कि ओल्ड हमेशा 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 क्या होती है? 100% होती है। तो 100 के मुताबिक उसमें 10% का जब आप इजाफा करेंगे तो वो 110% बनेगी। ये रेंट जो सा है इसका मतलब है ये पुराने साल के मुताबिक उसका 110% चल रहा है। कशफ। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? परसेंटेज के नीचे परसेंटेज और डॉलर के नीचे डॉलर। क्या करें बच्चे? तो आंसर निकाल लो यहां से, सिंपल। देखिए इसमें सिर्फ जो स्मार्टनेस आपने दिखानी है, आपने यूनिटरी मेथड बनाने में दिखानी है बस। आप अंग्रेजी इंग्लिश अगर आप ट्रांसलेट कर लेते हैं, आपको समझ आ जाती है कि वर्ड क्या लिखा हुआ है। वो आई एम ट्राइंग टू मेक वर्ड्स इजी से इजियर तर। पुराना है तो ओल्ड बना लेना। अब पुराना और कितना आसान करके इंग्लिश दे आपको, यही तो अंग्रेजी हो सकती है उसकी, कि जो पास्ट में चल रहा है वो ओल्ड होगा, उसको हमेशा 100 कह देगा, और जो न्यू चल रहा है, जो आने वाला है, बाद वाला, या उससे एक दिन बाद भी हो ना, वो न्यू तस्वर की जाएगी। एक लम्हा बाद की भी बात है तो वो न्यू ही तस्वर की जाएगी। जो पुरानी है वो हमेशा 100% उसको इक्वल मिलेगा, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड माना जाता है, उसके हिसाब से देखा जाता है कि अगली बात बढ़ रही है या अगली वैल्यू कम हो रही है। खैर यहाँ पे जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई डोंट नो आंसर क्या आएगा, सॉल्व करते हैं।
कितना आएगा बच्चों? सो इसका मतलब है कि 1998 में रेंट कितना था उसका? कितना था जी? 500 था। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो यहां तक था हमारा परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जो आपको वर्कशीट भेजी है उस वर्कशीट के अंदर आपने प्रॉफिट लॉस के केस नहीं डिस्कस करने हैं, डिस्काउंट के नहीं करने, उसके अलावा इंक्रीज एंड डिक्रीज भी करना है परसेंटेज का, और उसके अलावा आप लोगों ने पुराने रेट रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स भी सॉल्व करने हैं।